नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी ऑनलाइन पढ़ाई जो शुरू थी उसके मुकाबले आपकी जो परीक्षा हो गई है ऑनलाइन तरीके से विश्वविद्यालय की, वो आपको आसान गई होगी और आपने अच्छी तरह से उसमें अपना प्रदर्शन जो है दिखाया होगा। अर्थात ऑब्जेक्टिव तरीके की परीक्षा थी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की। आपको उसमें से 4 पर्याय दिए गए थे, उसमें से एक पर्याय आपको सही जो है उसको चुनना था और ये मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या कहीं से भी आप इसको छुड़ा सकते थे। मुझे लगता है कि परीक्षा का जो स्वरूप था और उसको देने की जो पद्धति थी बिल्कुल आसान थी, किसी को भी कोई कठिनाई नहीं आई होगी। और जिन छात्रों को नेटवर्क नहीं था या अन्य कुछ समस्या आपको अगर प्राप्त हुई है या समस्याएं निर्माण हुई है, तो विश्वविद्यालय की ओर से आपके बारे में सोचा जाएगा और उसके ऊपर जो भी सही निर्णय है वो विश्वविद्यालय ले लेगा। नहीं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके द्वारा परीक्षा सफलतापूर्वक सबमिट नहीं हुई है तो आपकी परीक्षा जो है अगले सेमेस्टर में, मतलब दूसरा जो सत्र हमारा अब शुरू होने वाला है, तो उस सत्र के अंतिम परीक्षा के समय भी आप ये पेपर जो है बचे हुए दे सकते हैं। तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आपके जितने भी पेपर बचे हैं या जितने भी पेपर आपने छुड़ाए हैं, बचे हुए पेपर को आप अगले सेमेस्टर के साथ छुड़ा सकते हैं। इसको लेकर निश्चिंत रहिए। और मैं आशा करता हूं कि आपको हिंदी का पेपर बिल्कुल आसान गया होगा, उसमें ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं था। हमने हमारे पाठ्यक्रम में मौजूद जितने भी पाठ थे उसको विस्तार से देखा ही था, उसका आपको सहारा मिल गया होगा, उसकी सहायता मिल गई होगी और उसके आधार पर आपने अच्छी तरह से उसको छुड़ाया होगा। फिर से एक बार आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और इस दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज से हमारा जो दूसरा सत्र है जिसके ऊपर परीक्षा जो है विश्वविद्यालय की ओर से तय होगी और ये आपको सूचित किया जाएगा कि लगभग जून के बाद ये परीक्षा होनी संभव है। तो आपको उस प्रकार की अगर तिथि हमें प्राप्त होती है विश्वविद्यालय की ओर से तो आपको सूचित किया जाएगा। अर्थात आज से हम दूसरे सत्र का पाठ्यक्रम जो है शुरू करने जा रहे हैं और इसी पाठ्यक्रम पर जून के बाद आपके दूसरे सत्र की परीक्षा वहां पे संपन्न होगी। ये विश्वविद्यालय तय करेगा कि परीक्षा कैसे संपन्न करनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो तत्कालीन समय की जो परिस्थिति रहेगी उसके अनुसार वहां पे आपकी परीक्षा संपन्न होगी। हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। हम ऑनलाइन तरीके से जितना कुछ पढ़ रहे हैं, जितना कुछ समझ रहे हैं, उसी को आधार बनाकर तत्कालीन आज की जो परिस्थिति है उसके अनुसार हमें दूसरे सत्र की भी पढ़ाई जारी रखनी है। तो आज मैं आपको दूसरे सत्र के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में जितना भी पाठ्यक्रम रखा गया है या जितने भी पाठ रखे गए हैं उसको मैं आपके सामने रखूंगा। समझ लीजिएगा कि आपकी पहले सत्र की परीक्षा समाप्त हो गई है। अब के बाद मतलब आज से हम जो भी कुछ पढ़ाएंगे वो सभी पाठ्यक्रम जो है आपका दूसरे सत्र के अंतर्गत आ जाता है। हमने पिछले सत्र में या पहले सत्र में जिस प्रकार गद्य विभाग, पद्य विभाग, व्याकरण विभाग, इस तरह से 3 विभागों के अंतर्गत पाठ्यक्रम देखा था, लगभग उसी प्रकार से दूसरे सत्र में भी गद्य विभाग, पद्य विभाग और व्याकरण विभाग, ये 3 विभाग जो है इस सत्र में भी बरकरार है। अर्थात हमें कुछ गद्य के पाठ देखने हैं, कुछ पद्य के पाठ देखने हैं और कुछ व्याकरण की बातें देखनी है। तो इस तरह से हमें समझना है कि ये पूरे इस सत्र का पाठ्यक्रम जो है, जैसे हमें प्रथम सत्र का पाठ्यक्रम पूरा किया उसी प्रकार से इस सत्र का भी पाठ्यक्रम हम पूरा करने वाले हैं। तो 3 विभाग है हमारे पाठ्यक्रम में दूसरे सत्र के अंतर्गत और पहला जो विभाग है वो है गद्य विभाग। आज हम थोड़ा सा इस पाठ्यक्रम का परिचय करेंगे और उसके बाद जो है एक एक करके हमारे पाठ्यक्रम में दिए हुए जितने भी पाठ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला गद्य विभाग है और गद्य विभाग में लगभग 3 कहानियां दी गई है। मुझे लगता है कि आपको कहानी समझने में कोई कठिनाई नहीं आती है, इसलिए
पाठ्यक्रम को जितना हो सके आसान और सरल बना दिया है। साहित्य की अन्य विधाओं के मुकाबले हम कहानी को बहुत जल्दी समझ सकते हैं। तो इस बार भी इस सत्र में लगभग 3 कहानियां हैं। एक कहानी है मोहन राकेश द्वारा लिखी गई मलबे का मालिक। इसको तो हम देखने वाले हैं, विस्तार से समझने वाले हैं। कहानी का नाम है मलबे का मालिक और लेखक है मोहन राकेश। तो ये एक आज़ादी के समय जो हमारे देश में विभाजन की जो त्रासदी हुई थी, जिसको भारत पाकिस्तान विभाजन कहा जाता है, तो उस दौरान जो हमारे साथ जो एक दर्दनाक घटना घटित हुई थी, उसके ऊपर ये कहानी जो है लिखी गई है और इसके लेखक है मलबे का मालिक। अत्यंत ही रोमांचक कहानी है और इस कहानी में ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया और उसके 7 साल बाद भारत और पाकिस्तान के लोगों की क्या स्थिति रही है, क्या मानसिकता रही है। तो इस आधार पर इस कहानी को लिखा गया है। लेखक मोहन राकेश है, कहानी का नाम है मलबे का मालिक। आपको पढ़ते समय, मैं पढ़ाते समय आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये कहानी, उसका कथानक जो है अत्यंत सरल और रोमांचक है। अगली एक कहानी जो है, ये कहानी है लेकिन ऐतिहासिक कहानी है। इसके लेखक है वृंदावन लाल वर्मा और कहानी का नाम है अहिल्याबाई। आप जानते हो कि हमारी जो संत परंपरा रही है या महापुरुषों की परंपरा रही है या महान व्यक्तियों की परंपरा रही है, उस महान परंपरा में से एक व्यक्तित्व जो है अहिल्याबाई होलकर, जिनका नाम आपने सुना होगा और हमारे विश्वविद्यालय को जिनके बदौलत नाम मिल गया है, अर्थात जिनके ऊपर नाम दिया गया है, अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय सोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर। तो ये अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में वृंदावन लाल वर्मा जी ने कहानी लिखी है और ये हमारे पाठ्यक्रम में हमें पढ़नी है। अर्थात अहिल्याबाई एक महान व्यक्तित्व हमारे इतिहास में या प्राचीन काल में या प्राचीन समय में, पुराने समय में होकर गई है और इन्होंने समाज के लिए या समाज के हित में, समाज के कल्याण के लिए किस प्रकार महान कार्य किया है, इसका लेखा जोखा जो है इस कहानी के माध्यम से वृंदावन लाल वर्मा हमारे सामने रखते हैं। तो अहिल्याबाई होलकर के ऊपर लिखी गई ये अहिल्याबाई नामक कहानी जो है हमें पढ़नी है। मुझे लगता है कि ये भी एक ऐतिहासिक कहानी पढ़ने के बाद आपको कम से कम अहिल्याबाई जी के जीवन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी और इनका व्यक्तित्व किस प्रकार महान था, ये भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अगली एक रचना है, वो है व्यंग्य रचना है। व्यंग्य रचना अर्थात सुधीर ओखदे द्वारा लिखी गई ये व्यंग्य रचना है और उस व्यंग्य रचना का नाम है विमला की शादी। ये विमला की शादी, विमला मतलब विमला एक लड़की का नाम है और उसकी शादी, और इसके ऊपर ये व्यंग्य लिखा गया है और ये इसके लेखक है सुधीर ओखदे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस रचना में एक समाज की मानसिकता को दर्शाया गया है। मतलब समाज में किस प्रकार पैसे वालों को महत्व दिया जाता है और जिनके पास पैसे नहीं है उनको बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता, इसके बारे में ये कहानी जो है लिखी गई है। ये दोहरी मानसिकता जो है समाज की, इसके ऊपर सुधीर ओखदे जी ने बहुत ही स्पष्ट एवं सटीक तरीके से ये बातें लिखी है और इस कहानी को या इस व्यंग्य रचना को पढ़ने के बाद हमें तय करना है कि हमें पैसे को कितना महत्व देना है या फिर व्यक्ति के अच्छे गुणों को, व्यक्ति के अच्छे स्वभाव को कितना महत्व देना है। तो ये बातें जो है विमला की शादी नामक व्यंग्य रचना के माध्यम से हमारे समझ में आ जाएगी। सुधीर ओखदे जी इसके लेखक है और विमला की शादी इस व्यंग्य रचना का नाम है। अगली एक रचना है वो है महादेवी वर्मा, हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी हस्ताक्षर रही है। विशेषता ये कवियत्री के रूप में जिनको जाना जाता है और हिंदी साहित्य के भीतर छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा के रूप में उनको जाना जाता है। और महादेवी वर्मा जी ने एक कहानी लिखी है, उसका नाम है गौरा गाय। ये गौरा गाय नामक कहानी जो है, घर में हम जो पशु वगैरह जो पालते हैं उसके प्रति हमारे वात्सल्य को, हमारे लगाव को इस कहानी में
दिखाने की कोशिश जो है महादेव वर्मा जी ने यहाँ पे की है। तो ये गौरा गाय नामक कहानी हमारे और पशुओं के बीच के रिश्ते को किस प्रकार महत्व देती है, तो ये बातें जो है महादेव वर्मा गौरा गाय कहानी के अंतर्गत वहां पे लिख देती है। तो इस तरह से 4 पाठ हमें पढ़ने हैं। इसमें से 3 पाठ जो है कहानियां हैं और 1 पाठ व्यंग्य रचना है। तो पाठ्यक्रम बिल्कुल आसान है। गद्य विभाग के अंतर्गत जो भी कुछ हम पढ़ेंगे वो आपको एक बार पढ़ाने के बाद तुरंत समझ में आ जाएगा। इसके लिए ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है या इसके लिए बहुत ही पढ़ाई की जरूरत नहीं है। आप 1-2 बार भी इसको पढ़ लेते हैं तो आराम से इसके ऊपर परीक्षा दे सकते हैं। तो फिर से एक बार दोहराता हूं कि इसमें मलबे का मालिक पहली कहानी है जिसको मोहन राकेश जी ने लिखा है। दूसरी ऐतिहासिक कहानी है अहिल्याबाई नामक जिसको लिखा है वृंदावन लाल वर्मा जी ने। तीसरी व्यंग्य रचना है विमला की शादी जिसको लिखा है सुधीर ओखदे जी ने। और चौथी रचना है गौरा गाय, ये कहानी है जिसको लिखा है महादेव वर्मा जी ने। तो इस प्रकार से गद्य विभाग के अंतर्गत ये 4 पाठ हमें पढ़ने हैं और हम इसके बाद वाले लेक्चर से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। अगला जो विभाग है पाठ्यक्रम का वो है पद्य विभाग। इसमें जिस प्रकार पिछले सत्र में आपको पद्य के कुछ पद थे, दोहे थे, उसी प्रकार इस सत्र में भी आपको रहीम के दोहे कुछ दिए गए हैं, उसको पढ़ना है। ये रहीम के दोहे पहली रचना वहां पे पाठ्यक्रम में लगाई गई है। दूसरी रचना है पदावली नामक मीराबाई की पदावली। ये पदावली जो है या पद जो है मीराबाई के हमें पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। और तीसरी कविता है वो है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत ही प्रेरणादायी कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है और जिसका नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे लगता है कि हम जैसे छात्र जो आज जो है जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे छात्रों के उत्साह को बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए सोहनलाल द्विवेदी जी ने ये कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बहुत ही प्रेरणादायी कविता जो है हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई है, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। अगली कविता है गीत फरोश नामक भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी हुई कविता है। गीत फरोश और भवानी प्रसाद मिश्र इसके कवि है। और अंतिम पाठ जो है इसमें लगाया गया है वो है गजल जहीर कुरैशी, अर्थात पद्य रचना का या पद्य शैली में लिखे जाने वाला बहुत ही श्रृंगारिक या इसको कह सकते हैं उत्साहवर्धक शेरो शायरी से भरा हुआ जो गजल का प्रकार है, इसको हम देखने वाले हैं। जहीर कुरैशी द्वारा लिखी हुई गजल को हम हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से पद्य विभाग के अंतर्गत लगभग 5 रचनाएं हमें पढ़नी है। फिर से एक बार दोहराता हूं, पहले रहीम इनके द्वारा लिखे गए दोहों को हम पढ़ेंगे, उसके बाद मीराबाई के पदावली को पढ़ेंगे, उसके बाद वाली कविता है सोहनलाल द्विवेदी की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चौथा पाठ है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई कविता गीत फरोश और 5वां पाठ है जहीर कुरैशी द्वारा लिखी गई गजल। तो इस तरह से ये 5 पाठ जो है पद्य विभाग के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाता है तीसरा विभाग व्याकरण का विभाग। अब व्याकरण आप जानते हैं कि इसके पहले भी व्याकरण की कुछ बातें हमने पहले सत्र में देखी है, तो इस सत्र में भी हमें थोड़ी बहुत बातें व्याकरण की देखनी है। तो व्याकरण के अंतर्गत वहां पे समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, ये जो पहला मुद्दा व्याकरण के अंतर्गत देखना है। हमारी भाषा में उपलब्ध समानार्थी समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, ये हमारे साहित्य रत्न नामक किताब में भी दिए हैं, आपको परिशिष्ट के आधार पर पढ़ने हैं परीक्षा में, उसमें से ही आपको पूछे जाएंगे। तो समानार्थक शब्द क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और कौन से शब्द के लिए कौन सा समानार्थक शब्द है, इसको भी हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा है व्याकरण के अंतर्गत विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक मतलब मराठी में इसको विरोधार्थी शब्द कहते हैं और इसको हिंदी में विपरीतार्थक शब्द और विलोम शब्द कहते हैं। तो ये दूसरा मुद्दा जो है व्याकरण के अंतर्गत विपरीतार्थक या विलोम शब्द के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा मुद्दा है कारक। अब ये कारक जो है व्याकरण के अंतर्गत आने वाले 8 प्रकार के जो कारक है, भाषा में उसकी कितनी अहमियत है, भाषा में कितना उसका महत्व है,
इसको 8 प्रकारों के भीतर या कारक किसे कहते हैं इसको भी हम समझेंगे, और उसके जो 8 प्रकार है इसको भी हम समझने वाले हैं एक एक करके उदाहरण से। तो ये बिल्कुल आसान है, मैं जितना हो सके इसको आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगला मुद्दा है व्याकरण के अंतर्गत साक्षात्कार लेखन। अब ये साक्षात्कार लेखन जो है आपने देखा होगा कि टीवी पर या रेडियो पर, इंटरनेट पर आप देखते होंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनके इंटरव्यू जो है आपने कभी देखे होंगे, सुने होंगे। तो इस इंटरव्यू को बनाते कैसे है उसके, मान लीजिएगा कि किसी व्यक्ति का आपको इंटरव्यू लेना है, तो उस इंटरव्यू लेने की विधि को हमें समझना है। भविष्य में अगर आप उस प्रकार का काम अगर करेंगे या उस प्रकार के क्षेत्र के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको भी ये कला जो है या इंटरव्यू लेने की या साक्षात्कार करने की कला जो है आपको जो है मिल जाए या फिर आप ग्रहण कर सके। इस दृष्टिकोण से ये साक्षात्कार लेखन नामक मुद्दा जो है हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। और एक 2-3 मुद्दे है विज्ञापन लेखन नामक। आप देखते हैं कि अखबार में या रेडियो पर या टीवी पर बहुत सारे विज्ञापन आज चलते हैं, तो उस विज्ञापन को बनाते कैसे है इसको भी थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। और एक मुद्दा इसमें दिया गया है जनसंचार माध्यम और विज्ञापन भाषा प्रयुक्ति, मतलब जनसंचार माध्यमों में विज्ञापनों की जो भाषा होती है, माध्यम के अनुसार भाषा का रूप किस प्रकार का होता है, ये भी थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। और अगला मुद्दा है समाचार पत्रों के सचित्र विज्ञापन, अर्थात विज्ञापन जो आ जाते हैं आपने देखे होंगे, टीवी पर आते हैं, रेडियो पर आते हैं, समाचार पत्रों में आते हैं, इंटरनेट पर आते हैं, मोबाइल पर आते हैं। तो माध्यम के अनुसार, मतलब इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, रेडियो, ये सभी जो है विज्ञापन के माध्यम है, जिसके माध्यम से विज्ञापन हमारे पास आता है। तो ये समाचार पत्रों के जो सचित्र विज्ञापन है उसको कैसे बनाते हैं, उसको बनाने की क्या कला है, उसका स्किल क्या है, कौशल क्या है इसमें, तो ये बातें थोड़ी सी इसमें देखेंगे। तो इतना सारा पाठ्यक्रम जो है, मतलब गद्य विभाग के 4 पाठ, पद्य विभाग के 5 पाठ और व्याकरण के 4-5 मुद्दे जो है, इस कुल मिलाकर इस दूसरे सत्र में हमें इतनी पढ़ाई करनी है। और आपको एक बताना चाहता हूं कि विभाग की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से जो भी कुछ नियोजन है इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इसमें से गद्य विभाग और व्याकरण का जो विभाग है वो मैं पढ़ाऊंगा, और पद्य विभाग और विज्ञापन लेखन से संबंधित जो जानकारी है ये डॉक्टर अपर्णा कुचेकर मैडम जी पढ़ाने वाली है। तो इस तरह से हमारे इस सत्र का थोड़ा सा नियोजन रहेगा और उसके अनुसार आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी। मैं आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार से ऑनलाइन पढ़ाई के साथ जुड़े रहेंगे और हम जो आपको बता रहे हैं उसको बड़ी गंभीरता से और आनंद के साथ इसको समझ रहे होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ आपको दुविधा है, तो आप कभी भी हमें पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर से मैं आपको इस सत्र की शुरुआत जो है एक रचना के माध्यम से, पहली जो रचना है उसकी शुरुआत से हम करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये पाठ्यक्रम परिचय आपको समझ में आया होगा। आने वाले सत्र में, अर्थात चालू जो सत्र हुआ है, दूसरा सत्र, इसमें इतना हमें पाठ्यक्रम देखना है। तो अगले लेक्चर में मैं पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं और पहली जो शुरुआत में कहानियां हैं उसकी भी शुरुआत हम करेंगे। मुझे लगता है कि इतना पाठ्यक्रम परिचय मैंने करा के दिया है। अगले लेक्चर में पाठ्यक्रम की शुरुआत मैं करूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।